हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव शक्ति क्लासेज। मैं अजय उपाध्याय एक बार फिर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। तो देखिए, आज हम यह वीडियो पेट एग्ज़ाम के लिए बना रहे हैं और इसमें आज हम ग्रीन हाउस गैस को पढ़ेंगे। देखिए, यह ग्रीन हाउस गैस जो है यह रसायन विज्ञान का भी भाग है और यह भूगोल का भी भाग हो जाता है और यह विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो देखिए, पिछले पेट एग्ज़ाम में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था और उम्मीद किया जा सकता है कि इस बार भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यह केवल पेट एग्ज़ाम के लिए ही नहीं इम्पॉर्टेंट है, ये लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से प्रायः क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर आप जा रहे हैं बैठने तो निश्चित तौर पर ग्रीन हाउस गैस ज़रूर पढ़ कर जाइए। यह एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो देखिए, ग्रीन हाउस गैस क्या होता है। सबसे पहले हम लोग ग्रीन हाउस गैस पढ़ेंगे। ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस, इसको हिंदी में इसका हिंदी नाम भी याद रख लीजिए। ग्रीन का मतलब होता है हरित, हरा। हाउस का मतलब घर होता है, घर को गृह भी कहते हैं। और गैस, हरित गृह गैस भी कहते हैं इसको। तो देखिए, ग्रीन हाउस गैस क्या है। देखिए, बहुत से ग्रह उपग्रह हैं, उनके अपने वायुमंडल हैं। बहुत से ग्रहों उपग्रहों के उनके अपने वायुमंडल हैं और उस वायुमंडल में विभिन्न सारी गैसें उपलब्ध हैं। तो इन्हीं गैसों के कारण क्या होता है, उस वायुमंडल का तापमान बढ़ जाता है। तो जिन गैसों के कारण किसी ग्रह या उपग्रह के वायुमंडल का तापमान बढ़ जाता है, उन्हीं गैसों को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं और तापमान बढ़ने को ग्रीन हाउस गैस प्रभाव कहते हैं। तो देखिए, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आना चाहिए। ऐसे हमारी पृथ्वी है और इसके भी अपने वायुमंडल हैं और इसके वायुमंडल में विभिन्न सारी गैसें उपलब्ध हैं और इन्हीं गैसों के कारण पृथ्वी का तापमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो जिन गैसों के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, वही गैस क्या कहलाते हैं, ग्रीन हाउस गैस कहलाते हैं। और पृथ्वी के तापमान का बढ़ना ही ग्रीन हाउस गैस प्रभाव कहलाता है। तो यह बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। और ग्रीन हाउस गैस प्रभाव का खोजकर्ता जो थे सेंट जोसेफ फुरियर थे। तो सेंट जोसेफ फुरियर ने 1824 ईस्वी में इसको बताया था। यह देख लीजिए, थोड़ा सा इनका नाम याद रख लीजिए। सन ना याद हो कोई दिक्कत नहीं, सन नहीं पूछेगा। सेंट जोसेफ फुरियर ने इनका ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में 1824 ईस्वी में बताया था, जब भारत गुलामी की जंजीरों से जकड़ा हुआ था। उस समय इन्होंने ग्रीन हाउस गैस के बारे में बताया था। तो देखिए, यहाँ पर एक चीज़ और देख लीजिए। ग्रीन हाउस गैस के नाम आपको याद होने चाहिए और ग्रीन हाउस गैस के नाम याद होने के साथ साथ उसके लाभ क्या हैं और उसकी हानियाँ क्या हैं, दोनों चीज़ों को याद होना यहाँ ज़रूरी है। तो सबसे पहले ग्रीन हाउस गैस, बहुत सारी पृथ्वी में बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसें हैं जिनको हम बहुत अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड, ये देखिए, सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला ग्रीन हाउस गैस है। इसको याद रख लीजिए। इसका सूत्र CO2 होता है। यह वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। कभी कभी तो इसकी मात्रा भी पूछ लेता है। 0.03%, 0.03% यह पाया जाता है। दूसरा देखिए, तो ये सबसे अधिक मात्रा में यह पाया जाता है। आप यहाँ चाहें तो लिख सकते हैं सबसे अधिक मात्रा में। ये याद होना चाहिए, बहुत बार पूछा गया है। दूसरा देखिए, ग्रीन हाउस गैस मीथेन है। मीथेन को हमने पीछे की कई वीडियो में बताया है। यह एक प्राकृतिक गैस भी कहा जाता है। प्राकृतिक गैस, इसको दलदली वाला गैस भी बोलते हैं। मार्स गैस, दलदली में पाया जाने के कारण इसको मार्स गैस भी बोलते हैं। इसको दलदली गैस भी बोलते हैं। ये याद रख लीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब तीसरा देखिए, तीसरा नाइट्रस ऑक्साइड है। नाइट्रस ऑक्साइड,
इनको बहुत अच्छे से ध्यान में रख लीजिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। देखिए नाइट्रस ऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस है, इसके कारण भी पृथ्वी का टेम्परेचर जो है, पृथ्वी के वायुमंडल का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो नाइट्रस ऑक्साइड को देखिए लाफिंग गैस भी बोलते हैं। कभी कभी या बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछ लिया जाता है लाफिंग गैस कौन सा है, तो यह नाइट्रस ऑक्साइड है। देखिए हम पढ़ाते पढ़ाते बहुत सारी चीज़ों को आप बताते चलते हैं, बहुत सारी चीज़ें रिकवर होती हैं। अगर आपसे भूल जा रहे हैं तो याद भी होता चलेगा। बहुत अच्छे तरीके से और बहुत वैज्ञानिक तरीके से आपको बताते हैं, इसको निश्चित तौर पर आप पढ़ते चलिए, सब एकदम याद होता जाएगा। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड के बाद क्लोरोफ्लोरोकार्बन देख लीजिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यह भी ग्रीन हाउस गैस है। यह बहुत इसके कारण भी इसका टेम्परेचर बढ़ता है, पृथ्वी का टेम्परेचर, उसके वायुमंडल का। और यह निकलता कहाँ है? इसको पहली बात तो शॉर्टकट में CFC बोलते हैं, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये पूछा जाता है, इसको CFC। इसके बारे में कुछ खास बात है, उसको याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये प्रशीतक यंत्रों से निकलता है, प्रशीतक यंत्रों माने जैसे फ्रिज, जो ठंडे करने वाले यंत्र हैं, उनसे निकलता है। ये बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलता है। जैसे हमारा फ्रिज हो गया, फ्रिज को रेफ्रिजरेटर बोलते हैं, इसको भी याद रख लीजिए, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। दूसरा देख लीजिए, जैसे एयर कंडीशनर से निकलता है, ये कोई भी अगर प्रशीतक यंत्र है, ठीक है, तो उससे CFC निकलता है। तीसरा याद कर लीजिए, जैसे तमाम भंडारण वाले होते हैं, जिसे आलू भंडारण किया जाता है, उसमें प्रशीतक गृह जो होते हैं, ठंडे गृह जो होते हैं, घर होते हैं, प्रशीतक गृह जो होते हैं, उनसे भी निकलता है ठंडे करने वाले गृह। जैसे आलू बहुत लोग रख लेते हैं, बहुत सारे खाद्य पदार्थों को ठंडे घरों में रख देते हैं, तो वहाँ से कोल्ड स्टोरेज जिसको हम लोग बोलते हैं, हम लोग जिसको कोल्ड स्टोरेज बोलते हैं, तो उसको कोल्ड स्टोरेज से भी यह चीज़ें निकलता है। तो ये भी बहुत जो है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट होता है, इनको याद रखिए। तो ये CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। इसकी एक चीज़ और है, अभी आगे हम ओजोन परत पढ़ाएंगे। ओजोन परत आप लगभग बहुत से लोग पढ़े भी होंगे। तो ओजोन परत को सबसे ज़्यादा तोड़ने वाला यही होता है। देखिए जो CFC होता है, ओजोन परत का सबसे ज़्यादा क्षरण करता है। ओजोन परत में सबसे ज़्यादा छेद करने वाला या ओजोन परत को तोड़ने वाला जो गैस होता है, जो ग्रीन हाउस गैसों में सबसे ज़्यादा ओजोन परत को तोड़ने वाला होता है, वो CFC होता है। यह ओजोन परत को क्या करता है? ओजोन परत को सबसे ज़्यादा तोड़ता है, सबसे ज़्यादा क्षरण करता है, सबसे ज़्यादा उसका क्षरण करता है। तो ये भी याद रख लीजिए। देखिए यहाँ बात को ध्यान में रखिए। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो सभी गैसों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, सभी ग्रीन हाउस गैसों में CO2 सबसे ज़्यादा पाया जाता है। लेकिन अगर ये पूछा जाए ओजोन परत को सबसे ज़्यादा तोड़ता कौन है, सबसे ज़्यादा उसका क्षरण कौन करता है, तो CFC है, जो प्रशीतक यंत्रों से निकलता है। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद हो जाता है जलवाष्प हो जाता है। जलवाष्प जो होता है, ये जल के भाप, जैसे जल का जो पानी से वाष्पन की क्रिया के द्वारा जलवाष्प के रूप में बदल जाता है, तो जलवाष्प हो जाता है। तो जलवाष्प का सूत्र आप H2O भी कर सकते हो। और देखिए ओजोन खुद का क्षरण करता है, ओजोन भी एक क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस गैस में आ जाता है। तो ये ग्रीन हाउस गैसों के नाम है और इनकी कुछ खासियत है, इनकी कुछ विशेषताएं हैं, जिनको आपको याद करना चाहिए, याद होना चाहिए इनके साथ साथ, क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से आ जाएगा कुछ पता नहीं होता है। इसलिए हम बहुत अच्छे से, बहुत व्यवस्थित तरीके से और वैज्ञानिक तरीके से हम लोगों को पढ़ना चाहिए। अब देखिए बहुत से लोगों में इनके नाम भूल जाते हैं, ये जितने 6 नाम हैं बहुत से लोगों को भूल जाते हैं। तो अधिकतर जो बच्चे होते हैं बहुत से ट्रिक का प्रयोग करते हैं। तो जो मार्केट में इस समय ट्रिक चल रहा है सबसे ज़्यादा, उसको हम बता दे रहे हैं। फिलहाल हमको तो ऐसे याद है, आप अगर ट्रिक से याद करना चाहते हैं तो यहाँ ज़रूर ट्रिक का प्रयोग कर सकते हैं, कर लेना भी बुद्धिमानी है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा इसका मूल मंत्र है, कौन सा ट्रिक है जो ग्रीन हाउस गैसों को याद करने के लिए सहायक है। तो यहाँ पर देखिए मीना जानू का जलवा,
ये एक ट्रिक है, इसको आप लोग याद कर लीजिए। तो देखिए मीना माने हो गया मीथेन हो जाता है, हमने अभी लिखा था मीथेन, और इन्ना माने हो जाता है नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको हम लोग लाफिंग गैस कहते हैं, ऑक्साइड। देखो जानू से ओजोन का बोध होता है, जा से तो ओजोन नहीं होता है, लेकिन जानू से ओजोन का बोध जरूर हो जाएगा, क्योंकि ये गैस इसमें ओजोन भी हो जाता है। और का से दो चीज़ें हो जाती हैं, ये चीज़ आपको याद करना पड़ेगा। एक तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, एक तो CFC हो जाता है और दूसरा CO2 हो जाता है, और तीसरा जलवा का हो गया जलवाष्प हो गया। तो ये हमारे जो है 1 2 3 4 5 6 ये जो 6 गैस हैं, यही 6 गैस ही क्या हैं, हमारे ग्रीन हाउस गैस हैं। इनके नाम ही आपको व्यवस्थित तरीके से याद होना चाहिए, लिख लीजिए, देख लीजिए। अब इसके बाद हम चलते हैं, एक चीज़ ये पढ़ते हैं। देखिए अगर यही ग्रीन हाउस गैस ना हो तो क्या होगा। जैसे इस समय हमारे पृथ्वी का जो टेम्परेचर माना जाता है वो 15 डिग्री सेल्सियस औसत एवरेज माना जाता है। हालांकि हर साल घटता बढ़ता है, लेकिन एक एवरेज के तौर पर 15 डिग्री सेल्सियस माना जाता है, प्लस में माना जाता है। अगर यही ग्रीन हाउस गैस ना हो तो देखिए हमारी पृथ्वी क्या हो जाएगी, बर्फ़ों से ढक जाएगी। उसका जो टेम्परेचर हो जाएगा वो -18 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, माइनस में पहुंच जाएगा और 18 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा। तो यह ग्रीन हाउस गैस जो होते हैं ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। मतलब ग्रीन हाउस गैसों का पाया जाना बहुत ज़रूरी है, ठीक, क्योंकि उससे पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो सामान्य टेम्परेचर बरकरार रहता है, और उसी में जीव जंतु जीवित रह सकते हैं, हम लोग उसी में ही सर्वाइव कर सकते हैं, जी सकते हैं। तो अगर पृथ्वी का टेम्परेचर मान लीजिए ग्रीन हाउस गैस ना हो तो पृथ्वी का टेम्परेचर -18 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा और पूरी पृथ्वी बर्फ़ों से ढक जाएगी, उसमें हम लोग जीवित नहीं रह पाएंगे। तो और ग्रीन हाउस गैस के कारण पृथ्वी का टेम्परेचर, वर्तमान में टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस है। तो कभी कभी यही चीज़ पूछ लेता है, कभी कभी यही पूछ लेता है, अक्सर यही -18 डिग्री सेल्सियस वाला ही पूछता है कि अगर ग्रीन हाउस गैस ना हो तो पृथ्वी का तापमान कितना होगा, तो लगभग -18 डिग्री सेल्सियस। तो अच्छा एक चीज़ और है, जहाँ ग्रीन हाउस गैस का होना लाभदायक है, वहीं ग्रीन हाउस गैस का पाया जाना, आवश्यकता से अधिक पाया जाना नुकसानदायक हो जाता है। क्योंकि अगर ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस हो जाएगा तो जो हमारे जल हैं, वो जल का अधिकतर भाग क्या है, बर्फ़ों से बना हुआ है, बर्फ़ के रूप में जमा है। वही जब हमारे बर्फ़ को ही ग्लेशियर कहते हैं, तो जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो ग्लेशियर पिघल जाएंगे और जिससे जो है तमाम देश डूब जाएंगे, बहुत समस्याएं क्रिएट हो जाएंगी। तो ग्रीन हाउस गैस का होना बहुत ज़रूरी भी है और आवश्यकता से अधिक पाया जाना बहुत नुकसानदायक है। तो यहाँ पर ये चीज़ हो गया। दूसरा चीज़, ग्रीन हाउस गैस और क्या काम करते हैं। एक ग्रीन हाउस गैस जो होते हैं ओजोन परत का क्या करते हैं, क्षरण करते हैं। अब देखिए ओजोन परत क्या होता है, सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं। देखिए हमने क्या किया है, इस वायुमंडल को, इस पृथ्वी के ऊपर के भाग को, देखिए इस मंडल को कई भागों में बांटा है। जो सबसे नीचे का भाग है वो 13 किलोमीटर तक है, 13 किलोमीटर तक है। इसको हम लोग क्षोभ मंडल कहते हैं, क्षोभ मंडल कहते हैं। एक मिनट हम वीडियो में देख ले, नीचे का आ रहा है वीडियो कि नहीं आ रहा है, ठीक आ रहा है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्षोभ मंडल कहते हैं। और देखिए 13 का लीजिए या 15 का लीजिए, और 13 से लगभग आप मान कर चलिए 50 किलोमीटर तक, 13 से ऊपर लगभग 50 किलोमीटर तक जो भाग है वो समताप मंडल है, समताप मंडल। अब देखिए इसके ऊपर जो है मध्य मंडल होता है, मध्य मंडल लिख लेते हैं, मध्य मंडल है। इसके आगे आप पढ़ सकते हैं, 50 से 80 तक हो जाता है, और 80 से 640 तक जो है
आयन मंडल हो जाता है और 640 से ऊपर हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, हम यहाँ जो क्षोभ मंडल है इसके ऊपर लगभग मान कर चलिए 22 किलोमीटर तक, इसके ऊपर लगभग 22 किलोमीटर तक एक गैस पाई जाती है जो ओजोन कहलाती है, ओजोन गैस है। यहाँ पर ये लगभग क्षोभ मंडल के जस्ट ऊपर और समताप मंडल के नीचे। हालांकि यह गैस जो है, यह गैस 15 से 35 के बीच में भी पाई जाती है, लेकिन ये 15 से 20 या 15 से 22 के बीच में आप कह लीजिए, समय के अनुसार घटता बढ़ता है। तो यह पाई जाती है लगभग 22 किलोमीटर तक। आप यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से 22 किलोमीटर तक यह गैस क्या करती है, जो सूर्य से किरणें आती हैं, जो सन से किरणें आती हैं, उनको पृथ्वी मंडल पर जाने से रोकती है, उनको पृथ्वी पर आने से रोकती है। क्योंकि अगर ये सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आ जाएंगी तो पृथ्वी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा और बहुत लोगों को बहुत सारी समस्याएं हो जाएंगी। जो सूर्य से किरणें, परावैंगनी किरणें आती हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें आती हैं, यही ओजोन गैस क्या होता है, क्षोभ मंडल अर्थात पृथ्वी पर आने से रोकता है। अगर ये किरणें ज़्यादा मात्रा में आने लगी पृथ्वी पर तो हमको तमाम प्रकार के रोग हो जाएंगे, तमाम प्रकार के स्किन कैंसर इत्यादि हो जाएगा, बहुत सारी समस्याएं क्रिएट हो जाएंगी और पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा और यहाँ पर जीना दुष्कर हो जाएगा। तो यही जो होता है, ये पृथ्वी अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती हैं। तो अंदर जो ग्रीन हाउस गैसें होती हैं वो क्या करती हैं, वो ग्रीन हाउस गैसें क्या करती हैं, ग्रीन हाउस गैसों में जो ओजोन होता है, CFC जो होता है, वो ओजोन परत का क्षरण करता है। ओजोन परत का क्या करता है, CFC जो होता है, इसी ओजोन परत का क्षरण करता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिससे इसके बीच में तमाम होल बन जाते हैं और होल बनने के कारण यहाँ पृथ्वी पर अल्ट्रावायलेट किरणों की मात्रा बढ़ती जा रही है। तो इसीलिए तमाम सारी समस्याएं, इसीलिए जो है ये ग्रीन हाउस गैसों के मात्रा को कम किया जा रहा है, एक तरीके से संतुलित किया जा रहा है, जिससे ये जो हमारे ओजोन परत हैं वो सही ढंग से कार्य कर सकें, सही से रह सकें। तो ये हमारा हो गया ओजोन परत क्षरण। तो देखिए यहाँ पर यही चीज़ पूछा जाता है, कभी कभी पूछा जाता है कि भाई ओजोन परत कहाँ होता है, तो समताप मंडल के नीचे होता है और क्षोभ मंडल के ऊपर। क्षोभ मंडल जहाँ से समाप्त होता है वहीं के ऊपर जो है समताप मंडल स्टार्ट होता है, वहीं से ओजोन परत भी शुरू हो जाता है और ओजोन परत की सांद्रता 15 से 22 किलोमीटर तक बहुत अधिक होती है। तो देखिए आज के लिए हमारा वीडियो यहीं तक है और आज के लिए हमारा वीडियो यहीं तक है। यह एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। अगर आपको हमारा वीडियो समझ में आ रहा है तो निश्चित तौर पर आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़रूर सब्सक्राइब करिए, निश्चित तौर पर लाइक करिए और शेयर भी करिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।